इस मंच पर उनको मैं बुलाना चाहूंगा जिनको सुनने के लिए आप आए हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत प्रैक्टिकल है, वो जो आपकी भाषा में बात करते हैं। मेरे पास, मेरी टीम के पास बाद में बात करने के लिए आज हम यहाँ पूरी टीम अवेलेबल है। अगर आप अपनी एकेडमिक स्टडी आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज मैं उस शख्स को इन्वाइट करना चाहूंगा जिसने एक हिस्ट्री लिखी है, जो इस देश में सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक हैं और जो आज अपने ग्राउंड में जाने के बाद भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनको सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी के लिए आप यहाँ हैं। और मैं पहले एक उम्मीद करूंगा कि प्लीज पेपर और पेन निकाल लें, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होगा। आपका एक एक मिनट, आपका एक एक घंटा बहुत कीमती है। सर जो बातें कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज बताने जा रहे हैं, उसको आप जरूर जो है वो मॉडिफाइड कर अपने साथ रखें। अपनी पढ़ाई में देखें कि हम उसमें क्या इन्हेंसमेंट लेकर आ सकते हैं। और लास्ट में सर ने आप लोगों के लिए एक मैसेज लिखा है और जाते समय वो मैसेज सर की खुद हैंडराइटिंग में आप सभी को निजी तौर पर दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से आप सभी के लिए गिफ्ट होगा, वो आप रखेंगे और अपने टीम के साथ उसको अटैच करेंगे तो डेफिनेटली आप वहां पहुंचेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा अतहर सर को। प्लीज सर, Thank you so much. Thank you so much. All right, if I speak from here, है ना? Okay. First of all, very good afternoon to all of you. आप लोग कैसे हैं? How are you? Okay. I just, for my own sake, just to understand the audience. आप में से कितने लोग हैं who are starting preparation now or in the starting phase, initial phase? Okay. और ऐसे कितने हैं जिन्होंने एक बार प्रीलिम्स या मेंस या एक बार एग्जाम लिखा है? ओके। कितने लोग हैं जो एक साल से ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं? ओके। और कौन है जो अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है? Great. So this seems to be a right mix of all. Hindi, English is comfortable to all? Okay. First of all, I would like to thank Ujjan IAS Academy for inviting me here, giving me this opportunity to meet all of you. It's a great pleasure. बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भी अच्छा लगता है, हम लोग बैठे हुए थे तो उनको बता रहा था कि जब एक बार सर्विस में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमें से बहुत सारे लोग बहुत छोटी चीज़ों पे दुखी हो जाते हैं। कोई कहता है मुझे रहने के लिए जगह अच्छी नहीं मिली है, कोई कहता है मुझे बहुत दूर पोस्टिंग मिली है, कोई कहता है मेरी गाड़ी में एसी नहीं है, तो गर्मी में जाना पड़ता है। तो फिर एक बार जब मुखर्जी नगर का चक्कर लगाते हो आप या राजेंद्र नगर का चक्कर लगाते हो आप, फिर आप यू स्टे वेरी हैप्पी कि चलो यार यहाँ से निकल गए हैं। So, मैं इस टॉक को I'll structure it into 3 parts. मुझे लगता है कि हम इस 3 parts को डिवाइड करने से I'm able to convey my points better. मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, whether it's about clearing any examination, whether it's about starting some business, whether it's about anything, I believe 3 things are extremely important. The first thing is to understand the what part of it. Second is why. Third is how. Okay? So why, what and how. So सबसे पहले ये चीज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ है. What is civil services all about? What is this examination all about? इस एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? इस एग्जाम में जो चीजें पढ़नी है वो क्या चीजें पढ़नी है? इससे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। उजान सर वो बता रहे थे इनका why did he start this institute? So similarly ये why रहना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। I have seen many of my senior colleagues who are in the IAS, जब कभी रिटायर होते हैं तो हम भी उनका फंक्शन अटेंड करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग
उनमें से ये बताते हैं दैट इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी अगेन, अगर मुझे एक जिंदगी और मिल जाए तो मैं यही करूंगा। इसके साथ साथ काफी सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं सर्विस में हैं जो कहते हैं कि हमने शायद गलती की, हमें नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्त हैं, कॉलीग हैं, वो 2009 बैच के हैं, तो उन्होंने 2009 से लेकर आज तक कोई भी अपना APR वगैरह कुछ भी नहीं भरा है। ये सोचते हैं पता नहीं किस टाइम पे आई जस्ट लीव। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज बहुत जरूरी है सबसे पहले शुरू करने से पहले कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ या कोई दूसरे यहाँ पे है, just because somebody has cleared services that does not mean that I should also do it. लाइफ में करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस में भी बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं। somebody can become a great doctor, somebody can become an amazing writer, जर्नलिज्म में you can do amazing, अलग अलग फील्ड्स में किया जा सकता है। then why civil services? So अगर कोई civil services choose करना चाहता है, if somebody wants to write this examination, or somebody wants to prepare for this examination, it has to be a calling from one's heart कि कन्विंस होना चाहिए इंसान कि मुझे ये करना ही करना। तो इसके लिए थोड़ा सा इस चीज पे विचार करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। मैंने खुद when I started preparing, I was in my college, I was doing BTech, so BTech के 7th semester में I think I thought about it for months and months कि मैं क्या करना चाहता हूँ। Do I want to say join civil services? Do I want to join some MNC? मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग साथ में एक स्टार्टअप पे काम कर रहे थे। Should I go with it? क्या करना चाहिए? And then I made this conscious decision, taking all the factors into play. So same चीज कि इस चीज को हम अक्सर कहते हैं ना कि जिंदगी में वो पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो व्हाट इज दैट पैशन? पैशन वही होता है जिसके साथ आपको मोहब्बत हो गई होती है, जिसके साथ जहां पे आप अपना जुनून डाल सकते हैं। अब ऐसी कोई चीज जो आपको मन से अच्छी नहीं लगती हो, उसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा वो दिल नहीं लगा पाते हो। यू कांट पुट टू मच ऑफ हार्ट इन द थिंग व्हिच यू डोंट लाइक। तो माय सिंसियर एडवाइस, द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपने प्रिपरेशन की है, यू स्टिल थिंक अबाउट इट कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में और जाने, सर्विस के बारे में जाने, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये मेरे सामने किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, व्हाई दिस, व्हाई नॉट दैट। तो एक वो पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में बड़े अच्छे से अपने स्ट्रांगली बनाना। काफी सारे हमारे भी दोस्त हैं, हमारे साथ भी थे, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यूज होते हैं काफी जगहों पे, तो उसमें अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हम में से, वी गो, एक टीचर कहीं मिल गए, कोई सर इसका क्या जवाब दूं। तो इट शुड नॉट बी द केस दैट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू है ना, one is looking for this answer. All right, I'll give you one more example. आप में से स्टीव जॉब्स का नाम किस किसने सुना है? ओके, ग्रेट। YouTube आप सबके पास होगा, है ना? So there's one lecture, one speech by Steve Jobs. It's a 2005 Stanford commencement lecture, है ना? किसी ने देखा है? Okay, 2005 का उनका एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर। वो उसमें अपनी कहानी बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कुछ चीजें कि he was the person who founded Apple, जिन्होंने Apple कंपनी स्टार्ट की। Then there came a time that Steve Jobs was actually thrown out of Apple. उनको जो कंपनी उन्होंने खुद फाउंड की थी, जो स्टार्ट की थी, उसी कंपनी से उनको निकाल दिया गया बाहर। तो स्पीच में वो बताते हैं, एट दैट टाइम आई फेल्ट डेवास्टेटेड। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, ये तो मेरा सपना था, ये सब तो मैंने दिल से बनाया था, तो जिस कंपनी को मैंने दिल से बनाया, इसी से मेरे को बाहर निकाल दिया। कहा मैं घर में रहता था, आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। फिर मैंने इस पे सोचा, एंड देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, दैट आई स्टिल लव टू डू व्हाट आई डिड। कि जो मैं काम कर रहा था, वो मैं अभी भी वो काम करना मुझे अच्छा लगता था, अभी भी उस काम को करने में मुझे प्यार, आनंद आता था। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 2 और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस
फाउंड की, एक कंपनी का नाम था नेक्स्ट और एक स्टूडियो था, एनिमेशन स्टूडियो पिक्सार। पिक्सार दुनिया का एक, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमेशन स्टूडियोज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जो नेक्स्ट उनकी जो कंपनी थी, उसने वहां पे उन्होंने इतनी मेहनत की, उसने इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स डेवलप किए कि जो एप्पल उनकी पेरेंट कंपनी थी जहां से उनको निकाल दिया गया था, वो मजबूर हो गए स्टीव जॉब्स को वापस कंपनी में लाने के लिए। और स्टीव जॉब्स दुनिया की हाईएस्ट मोस्ट वैल्यूड कंपनी है आज के टाइम में दुनिया में। सो इससे हमारे लिए सीख, हमारे लिए द ओनली टेक अवे इज दैट वन हैज टू फाइंड दैट पैशन। इससे क्या होगा, ये एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं, मेनी ऑफ यू नो, इसमें हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इन 4 साल दौड़ने को मजबूर कर देगी? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ये 4 साल सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे नींद से उठाएगी? ऐसी कौन सी चीज है जो बाहर विंटर की कड़ाके की ठंड में भी आपको मजबूर करेगी आप 6 बजे लाइब्रेरी जाके 6 बजे अपनी बुक खोल के पढ़ने बैठ जाए? इट इज दिस पैशन, इट इज दिस डेडिकेशन। और मेरे ख्याल से इसका एक और भी एक बहुत अच्छा मोटिव है, इसका एक बहुत अच्छा पर्पस है लाइफ में। इट इज पॉसिबल कि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? वहां पे भी ये मकसद, वहां पे भी ये जुनून बहुत काम आता है कि अगर मेरा मकसद है टू मेक सम डिफरेंस इन द वर्ल्ड, अगर मेरा मकसद है लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना, if my dream, if my job, if my passion is to make lives of people better, if my job, if my passion is in making the society and this world better, I will find ways to do it. अगर मेरे को यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, मैं और तरीके ढूंढूंगा, बट आई विल फॉलो माई पैशन, आई विल डू व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू। सो दिस इज आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं आपके साथ एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा, इनफैक्ट 2-3 सच इंसिडेंट्स। When I was writing a main examination, so जैसे आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया होगा वैसा ही सेटिंग होता है। So you have पूरा वुडन फर्नीचर होता है, सब स्कूल। I entered my classroom जहाँ पे मुझे जगह मिली थी। मेरे बगल में there was एक सीट थी वहाँ पे, जैसे हमारा पुश बैक सीट होता है, उस तरीके का सीट रखा हुआ था। उसने ये ऐसा क्यों रखा है बीच में एक सीट, सबका कुछ बेंच में रखा हुआ है, इज दिस एक कंफर्टेबल और अच्छे से सीट रखी हुई है। When everybody settled in, I saw एक लेडी आई, वो वहाँ पे बैठ गई, and she must have been pregnant by her maybe 8th or 9th. So उन्होंने प्रीलिम्स निकाला हुआ था, उसके बाद पढ़ाई करनी थी वो, यू नो, मेन से पहले कितना ज़्यादा प्रिपरेशन, कितनी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये है दैट्स द पैशन। हम लोग जो फेज 2 होता है ट्रेनिंग में, तो जब एकेडमी ज्वाइन करते हैं, पहले फाउंडेशन कोर्स होता है, देन फेज 1, फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, फिर लास्ट में फेज 2 होता है। एंड फेज 2 हैज अ पार्ट कॉल्ड फॉरेन स्टडी टूर, जिसमें बाहर किसी कंट्री में भेजते हैं हफ्ते भर के लिए टू सी समथिंग। माय ग्रुप वी हैड गॉन टू लंदन। ओके, तो लंदन में अलग अलग डेज पे दे हैड केप्ट अलग अलग टूर्स, कहीं कहाँ जाना है, कहीं पे कुछ विजिट्स, एजुकेशनल विजिट्स रखी। आई थिंक द फर्स्ट और सेकंड डे लंदन में देयर इज वन इंस्टीट्यूट कॉल्ड पॉलिसी लैब। जिस तरह से हमारे यहाँ नीति आयोग है, इसी तरीके का एक, तो लिटिल लेस फॉर्मल, उसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह पोजीशंस नहीं होती हैं, बट आइडिया इज इट्स अ डिलिबरेटिव स्पेस जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं, दे कम, दे डिस्कस, दे पॉन्डर ऑन डिफरेंट इश्यूज एंड देन कम अप विद द सॉल्यूशंस। So we had gone to policy lab and we were all very excited about it. That this is something new, ये कोई नया चीज़ है, कुछ अच्छा चीज़ है, हम देखना चाहेंगे। How do they, यहाँ पे लंदन में, यूके में कैसे काम करते हैं ये लोग।
So we went to that place. वहाँ पे they took us to a conference room. जैसे conference room होता है, there's a round table, some 15-20 chairs. हम लोग बैठे हैं. One lady came. She had a PowerPoint presentation. और उन्होंने फटाफट I think 100-150 slides within 5-10 minutes में वो घुमाते गए. So the point is, we did not understand much what was going there, and neither was she able to explain well what had happened. I have a friend. His name is Ajay. Ajay is in Punjab Kada right now. He is 100% blind. तो हम लोग जब ये 1.5 घंटा वहाँ को जाने में भी all through the security and फिर वहाँ अंदर थे, फिर निकल गए, took us 2-3-4 घंटे इसी में चले गए. हम बाहर निकले, गेट के बाहर अजय मेरे साथ चल रहा है. So अजय के एग्जैक्ट वर्ड से हैं, अथर यार इन्होंने हमारे इतने 2-3 घंटे वेस्ट कर लिए. They should have taken us to schools. They should have taken us to hospitals. हमें तो वापस जाके बहुत अच्छे स्कूल बनाने हैं, हमें तो वापस जाके बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनाने हैं, हमें तो बहुत अच्छे स्टेडियम बनाने हैं वहाँ पे. And I was having goosebumps. There's a person, he cannot see that school, he cannot see that hospital, but he has that passion in himself that I want to see how the school looks like and go back home and make a school better. So ये पैशन तभी आता है जब ये चीज दिल से आती है. So this is my submission to all of you that you think about it. इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचे. एक बहुत अच्छी opportunity है. Civil services is one of the very important ways of making things better. You know, it's true for civil services in almost every country. हमारी country में it's even more important. हमारे यहाँ जिस तरह के socio-economic challenges हैं, जिस तरह की problems हैं, civil services has an extremely important role to play. Even today, almost I think 19 crore people are living below poverty line in our country. हर साल जो challenges हैं, वो बहुत, you know, the scale of challenges is huge in our country. आपको एक simple example से मैं समझाऊंगा. जो enrollment ratio है बच्चों का who get enrolled in schools, gross enrollment ratio जिसको कहते हैं, it's significantly high these days in our country. It's around say 98%, 97-98%, keeps on hovering around that. तो ये फिगर अपने आप में बहुत जबरदस्त लगता है कि ऑलमोस्ट 98% बच्चे हमारे कंट्री में जो है वो स्कूलों में उनको एडमिशन मिलता है, वो स्कूल ज्वाइन करते हैं. अब इसी के दो पहलू हैं. एक पहलू ये है कि अगर 98% बच्चे स्कूल में जाते हैं, 2% बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, 2% स्टिल आउट ऑफ स्कूल है. जिस कंट्री में, जिस देश की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन हो, उसमें 2% इज अ ह्यूज नंबर. 2% इज नॉट अ स्मॉल नंबर. वो 2% भी काफी सारे बच्चों की टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन से ज्यादा है. इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, आप सबने प्रथम का नाम सुना होगा. प्रथम का जो एनुअल सर्वे ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आता है, उसमें आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जो हमारे 47% बच्चे जो 5th में है, वो थर्ड या सेकंड ग्रेड का भी जो है टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते. ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो 3rd में है, वो अभी भी डिजिट्स, वो अभी भी अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. That's the state of affairs. इसी तरह से अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, the kind of access challenges that we have, that remains. अगले I think 10-20 साल में it is expected that another 300 million people in our country will join the urban population. जो हमारे सिटीज हैं, जो हमारे शहर हैं, चाहे छोटे शहर हो बड़े शहर हो, उनकी पॉपुलेशन में 300 मिलियन, 30 करोड़ लोग अगले 10-20 साल में और ऐड हो जाएंगे. क्या हमारे पास उतनी तैयारी है? Do we have that kind of infrastructure to absorb that? क्या हमारे पास है? हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं. That right now we are one of the youngest countries in the world. जहाँ से जापान में एवरेज एज इज अराउंड 48, यूएस में इट्स अराउंड 38.
Europe is aging. Our average age in India is around 28, 20 and a half. See, more than 65% of our population is below 35 years of age. So इतना बड़ा demographic dividend है हमारे पास. But this demographic dividend has to be put to right use. इसको वो education, वो skill, वो health facilities, वो healthify करके रखना पड़ेगा. तब जाके dividend है. Otherwise it will become a big burden. And we are seeing it in many ways. कैंसर फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, हर हमारी कंट्री में हर साल लगभग 1.5 मिलियन 15 लाख पीपल हर साल ऐड होते हैं इस कैंसर वाली टैली में. लगभग 60 लाख लोग, अराउंड 60 मिलियन पीपल डाई, फेस डेथ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. these are simple facts and simple realities in our country. हर दिन चाहे when we are talking about say abuse against women, gender inequality is grossly high. There's something called labor force participation rate. I'm sure many of you would know it. In our country, the male labor force participation rate is around 81.5. And the female labor force participation rate was 28.5. It has gone down to around 27.5. NCRP का डेटा आता है आप सब, मैं इसलिए बता रहा हूँ because I'm sure you can relate to it. You guys must be reading it in newspapers every day. NCRP डेटा पढ़ते हो आप, almost हर 4 घंटे में एक dowry death होता है हमारी कंट्री में. Rape cases का number you all know it, how frequent it is. Child marriage की बात हुई, huge. There's one survey called National Family Health Survey. I think you must have seen this also. A new one, the report is also on the way. It says that in our country around 52% of women are anemic. Hemoglobin की level more than 50, 51, 52% जो हमारी महिलाएं हैं, their hemoglobin content in their body is low, they are anemic. एक और is something human development report आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, उसमें एक और इंडेक्स रहता है जिसको multi-dimensional poverty index. कि poverty है, poverty need not be only economic. ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा $1 a day से ज़्यादा कमाता है, he can be say उसकी physical disability हो सकती है, social disability हो सकती है. तो इस जो poverty है, it's multi-dimensional. There are different dimensions to it. And there was that report. It says that around 55% of people in India are multi-dimensionally poor. किसी न किसी तरीके से वो गरीब है, किसी न किसी तरीके से poor है. So that is the context. And then is the role of a civil servant. कि आप देश के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बना सकते हो, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना आपका काम है. एंड आई पर्सनली फील इन इंडिया द चैलेंज इज नॉट आइडियाज. हमारे पास बहुत जबरदस्त आइडियाज हैं, पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, जो स्कीम्स फ्रेम होती हैं, देयर लॉट ऑफ माइंड गोज इनटू दैट. इन इंडिया द बिगेस्ट चैलेंज इज इम्प्लीमेंटेशन. अगर पॉलिसी बनती है, क्या ये पॉलिसी नीचे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा. देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY. इसमें क्या होता है कि जो मार्जिनल सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस है, उनको घर बनाने के लिए पैसा मिलता है. 1,20,000 25,000 के आसपास मिलता है. अब दिस आई गॉट टू नो लास्ट ईयर ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग. आई हैड वीडियो का चार्ज था मेरे पास 1 महीने के लिए. दिस इज व्हाट आई केम टू नो. तो उसमें क्या होता है ना, हर जगह पे बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत होती है. तो कैसे डिसाइड होता है कि ये जो PMAY का जो घर होगा ये किसको मिलेगा, किसको अलॉट होगा? हर गांव से 50 लोग, 100 लोग, 300 लोग, 300-400 families from almost every village, every gram panchayat apply for it. So the process is like this. So these applications, they are all clubbed at block level.
And in block level, they make a priority list. कि हर साल एक प्रायोरिटी लिस्ट बनता है, सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके. What I did was, I told them, मेरे को यार ये अपना प्रायोरिटी लिस्ट पिछले 3 साल का दिखाओ. ओके, सो उन्होंने दिखाया. What I realized is, प्रायोरिटी लिस्ट के टॉप पे जो लोग थे, वो पिछले 3 साल के लिस्ट पे वो बस they were getting carried forward. कि पहली बार में जो 2014-15 में जो थे टॉप पे, वही 15-16 के भी टॉप में है, वही 18-19 के भी टॉप में है. So I was like surprised. How is it possible? जो टॉप में है इनको तो 14-15 में ही मिलना चाहिए था. They should not have been on the list at all. How come they are again in the second list? So when I inquired, they said, sir इनको मिला नहीं. मैंने कहा क्यों नहीं मिला? सर इनके पास जमीन ही नहीं है कुछ. इनके पास कहीं जगह ही नहीं है तो इनको बनाने के लिए, तो इनको कैसे, इनको मिला नहीं इसीलिए सर. So PMAY में the thing is, when you are applying, you have to also show where you are going to construct that house. Now there are people in our village, there are people in our block who don't have any place at all. मतलब उनकी हालत तो दूसरे लोगों से भी ज्यादा खराब है. PMAY का घर मिलने के लिए आपको जमीन दिखानी है. अब जिसके पास जमीन ही नहीं है उसको घर ही नहीं मिल रहा. So these are the simple challenges. मतलब जो सबसे ज्यादा पात्र व्यक्ति है, सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, उसको ही कार्य नहीं मिल रहा है. Now there are ways for, इसके लिए भी तरीके हैं. Once we discussed it with, कि पहले उनको कहीं से जमीन अलॉट की जाए from revenue department or somewhere else, and उसके बाद house के under PMAY we can allot it to them. It should be done, but it is done only if somebody does it proactively. अगर कोई इसमें effort लगाएगा, हमारे जैसा, आपके जैसा, somebody who is there at the helm of affairs who can put that effort in it. So this goes on in almost every other program, every other policy. So my idea of saying all these things to you was just to put things in perspective. कि background एक देने के लिए कि कितना जरूरी है, कितना अहम और कितनी बड़ी responsibility है joining a civil servant. It's not about what a politician will say. Those things are the last. They come in the last of the issues, last of the challenges. These are the basic challenges that one faces. For civil services, somehow I found it's a very unique opportunity. How many of you know what a catalyst is? Chemistry पढ़ी है कभी किसी ने स्कूल में? कैटलिस्ट का मतलब समझते हैं? ये केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं. वो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट? सो ये कैटलिस्ट क्या करता है? ये कैटलिस्ट इन रिएक्शंस को बहुत तेज कर देता है, बहुत फास्ट कर देता है. ये काफी सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर कैटलिस्ट नहीं हो उनको हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन एक कैटलिस्ट की होने की वजह से वो सेकंड्स में होता है. हमारी बॉडी में भी एक बायो कैटलिस्ट होता है जिसको एंजाइम कहते हैं, है ना? तो फूड डाइजेशन को वो उस प्रोसेस को बहुत फास्ट करते हैं. अगर शायद वो एंजाइम नहीं होगा तो हमारे खाने हम we can't digest, we wouldn't be able to digest anything. So the role of a civil servant is just like that catalyst. You are not a teacher. आप टीचर नहीं हो, but you have that authority. You are in that position where you can ensure that teaching, schooling, education is good in the area of your jurisdiction. You are not a doctor. आप खुद जाके ट्रीट नहीं करते हो, लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जाके जहां भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका एरिया है, वहां के लोगों के लिए अच्छी और बेहतर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो. आप बस नहीं चलाते हो, यू आर नॉट ए ड्राइवर, बट यू कैन इंश्योर दैट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज गुड फॉर पीपल. जहां वो रहते हैं वो सड़कें ठीक है, जहां वो चलते हैं वहां की बसें प्रॉपरली डिसिप्लिन में इन ए गुड वे चल रही हो. सो इट इज दिस रोल ऑफ अ कैटलिस्ट दैट मेक्स दिस सिविल सर्विसेज रियली यूनिक. So that was a little long, but I think that this is really important. Then comes the second part. So this part I only wanted to focus on the why part of this examination, why part of civil services, why you should or why you should not.
Why should you should not also have a lot of reasons. If somebody wants a Mercedes or a BMW, this is certainly not the job. आप BMW एक दिन खरीदोगे, अगले दिन you will go to jail. You will have to go to jail because you must have done something wrong. So if it's about money, certainly not. Yes, if it's about respect, of course, बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा respect करते हैं. I don't know in our country if there's a match to it. So this was the first part, why part of it. Now the second part is again what. मेरे ख्याल से एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये what को बहुत अच्छे से क्लियर रखें अपने लिए. By what I mean, you should know the syllabus of this examination really well. How many of you have read the syllabus अच्छे से? Okay. How many papers are there in main examination? 9. Okay. Good. किसी भी एग्जाम से पहले स्टार्ट करने से पहले दिस इज द फंडामेंटल थिंग दैट यू शुड डू. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, यू शुड सी गो थ्रू द एग्जाम सिलेबस, रीड इट अगेन एंड अगेन. एंड मेरे ख्याल से इफ देयर इज वन थिंग दैट यू शुड मग अप, अगर इस एग्जाम के लिए एक चीज है जो आपको रट्टा लगानी चाहिए, वो है एग्जाम का सिलेबस. वो आपको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए. दूसरी चीज है ओल्ड पेपर्स. प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स की बुकलेट्स मिलती हैं या पेपर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, बोथ प्रीलिम्स के या मेंस के. तो जो पुराने पेपर भी है ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है. ये दो चीजों से क्या है, यू विल गेट टू नो कि आपको करना क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है. एक बार आप पेपर देखते हो बहुत सारी चीजें डिमिस्टिफाई हो जाती हैं. काफी पहले लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम होगा. अब सिलेबस देखोगे तब वो लगेगा बहुत आसान है. फिर आप अगर पुराने पेपर देखोगे, अब देखो मैंने भी पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, लेकिन 20 क्वेश्चन में से 2-3 तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं. ये पुराने पेपर देखने से, एग्जाम सिलेबस देखने से आपके लिए बहुत ही डिमिस्टिफाइड हो जाएगा एग्जाम. एंड दिस इज डेफिनेटली यू शुड डू. इसका एक और फायदा है, यू नो आई ऑलवेज से दिस, इट्स नॉट इनफ टू नो व्हाट यू हैव टू रीड, यू शुड आल्सो नो व्हाट यू डोंट हैव टू रीड. कि ये अपने आप में काफी नहीं है ये जानना कि आपको क्या पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. अगर आप एक न्यूज़पेपर को फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक पढ़ने लग जाओगे, आपको तो पूरा दिन सुबह से शाम तक खाली न्यूज़पेपर में लगेगा, राइट? तो हाउ डू यू नो कि मेरे को ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? इसमें द एग्जाम सिलेबस विल बी अ वेरी गुड गाइड. क्या आप इसको पढ़ें. एग्जाम सिलेबस इटसेल्फ इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है. दूसरा, इट विल आल्सो हेल्प यू मैनेज योर टाइम, इट विल आल्सो हेल्प यू मैनेज योर एफर्ट्स. आप सिलेबस वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कितना पढ़ा है, कितना पढ़ना है, मेरे को कितने टाइम में कितना कवर करना है. अगर आप रैंडमली हैफजर्डली पढ़ते जाओगे, आपको पता ही एक पर्टिकुलर एरिया में आपने आईआर में पीएचडी किया होगा, लेकिन बेसिक क्वालिटी जो है उसका अपने फंडामेंटल राइट्स भी क्लियर नहीं होंगे. सो ये बर्ड्स आई व्यू देता है एंड यू कैन आल्सो प्रिपेयर इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड, इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे, इफेक्टिव वे. सो एग्जाम सिलेबस और पुराने पेपर्स को किसी भी हालत में नहीं भूलना है. सो दिस इज द व्हाट पार्ट. देन कम्स द लास्ट पार्ट, हाउ. तो how may I just touch upon some important things which I found useful. What happens is बहुत सारे when you meet different people who are qualified, mostly काफी सारे कुछ किसी का strategy similar होता है, किसी का different होता है, and it confuses you. So I would not talk about कि मैंने पूरा A to Z कैसे किया. हो सकता है आप जो कर रहे हो इससे ज़्यादा इफेक्टिव हो, इससे ज़्यादा बेटर हो. आई वुड जस्ट टेल यू अबाउट 5-6 पॉइंट्स व्हिच आई फाउंड वर really important, really useful. The first thing is note making. Unfortunately, ये बहुत burdensome लगता है. इन notes आपको न्यूज़पेपर पढ़ा है, अब इसके notes बनाए. But I think this is the smartest thing that you can do, is make notes. चाहे आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएं जो आप यू आर रीडिंग एवरी डे, या अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाएं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको.
नोट से क्या होता है, आपने एक बार बुक पढ़ी, आपने वो नोट्स बनाए, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू रिवाइज, देयर इज नो अदर वे, आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। सुपरमैन तो है नहीं कि सब दिमाग में रहेगा, है ना। ह्यूमंस हैव दिस वंडरफुल क्वालिटी ऑफ फॉरगेटिंग, हम भूल जाते हैं। तो अब याद कैसे रहेगा? अगर आपने कोई चीज पढ़ी और एग्जाम तक आप वो ले नहीं पाए तो उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो वो आप एग्जाम तक कैसे लेके जाओगे? वो तभी लेके जाओगे जब आपने रिवाइज बहुत अच्छे से किया हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज गो एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। चाहे छोटे छोटे नोट्स बनाओ। आपने एडिटोरियल पढ़ा, एडिटोरियल पूरे 1000 वर्ड का है, you don't have to write 1000 words, just write 2-3 important lines that you have found important, उनको लिखें। तो जब भी आपको रिवाइज करना होगा आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। What I used to do is current affairs, as you know, is extremely important for this examination, है ना। So I did not make notes on a usual notebook. I would have a file, जैसे फाइल रहती है जिसमें आप 2 छेद करके आप पेज डाल देते हो, है ना। वैसे मैंने लूज शीट्स रखे थे, तो मैं लूज शीट्स पे अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाता था। फॉर एग्जाम्पल, say President Trump visited India. Now there was a lot of things about India-US relations in the news. Say some agreements were signed. You must have seen, you must have read. So find different categories of those. इस area में क्या हुआ? So say if this had happened and if I was still doing the same, so मैं एक पेज पे लिख लेता India-US relations on the top. President Trump's visit to India. क्या क्या हुआ? Whatever was done. Yeah, कुछ और किसी का एनालिसिस आया है, what is the status of India-US relations right now, क्या हो रहा है। So lot of things had come in the newspaper in the past few days, so I would have written all those also in वो 1-2 pages पे। Imagine, say for example, after a month, after 2 months, Prime Minister from India visits US. Again something comes in the news, so I would write it down on another sheet of paper and place that next to this one. अब नोटबुक में वो आप कर नहीं पाते हो। नोटबुक में जो आपने आज लिखा है वो पेज 1 पे होगा, जो आज के 1 महीने बाद लिखोगे वो पेज 52 पे होगा, राइट। इफ यू हैव लूज शीट्स यू कैन प्लेस देम टुगेदर। सिमिलरली से इंडिया बांग्लादेश, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया से रशिया रिलेशन, अलग अलग। सिमिलरली से बजट आ गया, इस बजट वाज अनाउंस्ड, तो बजट पे मैंने पेजेस बनाए। इकोनॉमी रिलेटेड कोई जीएसटी वाज अ ह्यूज टॉपिक, इट वाज क्वाइट इन द न्यूज़ ड्यूरिंग आवर डेज। So GST पे आता था, तो I would keep jotting them down on a sheet of paper and clubbing them together. फिर जब भी मुझे, for example, जो है GS पेपर 1 या GS पेपर 2 का रिवाइज करना था, तो मुझे वो पूरी GS की नोटबुक, पूरी करंट अफेयर्स की नोटबुक छाननी नहीं पड़ती थी। मैं सीधे वही पेजेस देखता था जिसमें मैंने से पॉलिटी या इंडियन सोशल इश्यूज या जो नेशनल पॉलिटिकल इश्यूज को जहाँ जहाँ मैंने लिखा था, I would just go and take them out and start reading from that. मुझे IR रिवाइज करना था, मैं IR का पोर्शन ही सीधे रिवाइज करता था। So it saved lot of time and lot of effort. So the first thing which I wanted to advise is rely hugely on note making. जितने ज़्यादा आप नोट बनाओगे उतना आपका आगे के लिए लाइफ आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, यू आर रीडिंग इट फ्रॉम से एन डिफरेंट बुक्स, है ना। अलग अलग एनसीईआरटी से पढ़ लिया, क्लास नोट से पढ़ लिया, कोई मैगजीन में कुछ था वो आपने पढ़ लिया। अभी आपके पास टाइम है, यू कैन रीड इट फ्रॉम एज मेनी सोर्सेज एज यू कैन, बट जो ही एग्जाम पास आ जाएगा इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू रीड ऑल दोज बुक्स अगेन। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसोलिडेट योर स्टडी मटीरियल। उसको कंसोलिडेट करें, एक बुक को मेजर बुक बनाएं और उसके साथ अपना नोट्स रखें, जो आप नोट्स बनाते हो जिसमें अलग अलग चीज़ों से रखते हैं। ओके, सो दिस नोट मेकिंग इज important. First thing is note making. Second thing is revision. Revision भी अक्सर लोग हैं बड़ा उतना एक्साइटिंग नहीं लगता है, सेम चीज़ वापस से पढ़ना, शायद नया एडिटोरियल या नई मैगजीन लेके आप पढ़ना लोग एंजॉय करते हैं, बट रिविजन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो रिवाइज पीरियडिकली करें आप, चाहे हफ्ते में आप कीप whichever way it's convenient to you, whether you want to revise every week, you want to revise every month, that's fine. तो रिविजन के लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम रखें। Then third and most important thing is practice. जो it can be इसमें डायरेक्ट कॉज़ैलिटी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना। बोथ प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इट्स इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स में से नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, आप में से प्रीलिम्स कितने लोगों ने लिखा है?
अगेन शो ऑफ हैंड्स, या मॉक पेपर दिया हो प्री का, कहीं पे लिखा होगा ना प्री का पेपर देखा हो। प्री के पेपर में देयर आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 क्वेश्चन देयर आर 30 क्वेश्चंस व्हिच आर इजी, वो ऑलमोस्ट कर ही देते हो। देन देयर आर अनदर 35-40 क्वेश्चंस जो अपने पढ़े होते हैं, बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ डाउट इन दोस क्वेश्चंस। आपने पढ़ा होता है लेकिन आपको डेट में कंफ्यूज हो गए, आपने पढ़ा प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस में हो गए, आप 326 और 327 में कंफ्यूज हो जाते हो। यू हैव रेड दैट बट थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं रहता। तो ये 35 क्वेश्चन जो होते हैं दे डिसाइड वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। और इसमें क्या होता है, अक्सर क्वेश्चंस में थोड़ा इंटेलिजेंट गेस भी करना पड़ता है कि एलिमिनेट करना पड़ता है, नहीं ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये होगा। अब इसमें इन 35 क्वेश्चंस में एक्यूरेसी कम्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप प्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी ये एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो माय एडवाइस इज, इवन अगर आपने कोई चैप्टर है ये आपने पढ़ा भी नहीं है, आपने फॉर एग्जांपल से मेडिवल हिस्ट्री प्रिपेयर ही नहीं किया है, स्टिल गो एंड ट्राई टू सॉल्व मेडिवल के क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप वो अटेम्प्ट कर पाओ उतने करो। इसी तरह से अगर मॉक टेस्ट है, अगर आपने पढ़ा है, प्रिपेयर किया है, नहीं किया है, आप जाके वो मॉक टेस्ट लिखो। दिस वुड बी अ गेम चेंजर। दिस इज माय पर्सनल गारंटी ऑन दिस। अगर आप प्री के क्वेश्चंस रेगुलरली डेली बहुत अच्छे से हर चैप्टर के प्रैक्टिस करोगे, देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। सेम गोज विथ मेंस। जब हम सेम गोज विथ मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जाम में हम लोग एग्जामिनर के सामने होते नहीं है, राइट? अब अपने आंसर के द्वारा ही, थ्रू योर आंसर, वी हैव टू टेल द एग्जामिनर दैट आई एम वर्थ इट। अपना आंसर इतना अच्छा बनाना होता है कि एग्जामिनर को लगे नहीं ये बंदे को लेना चाहिए, दिस लुक्स गुड। तो अब राइटिंग इज अ स्किल। व्हाई इज इट अ स्किल? स्किल इन द सेंस यू कैन लर्न इट। एक होता है टैलेंट, इननेट टैलेंट, प्रॉब्लम सबके पास सिंगिंग का नहीं होता है, या हो सकता है सिंगिंग भी इनफैक्ट सीख लेते हैं लोग, काफी चीजें हैं जो इनबॉर्न होती है। और जो राइटिंग है इट्स समथिंग व्हिच वन कैन लर्न। अगर हमें नहीं आता है तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस में भी आप आसपास में भी कैन चेक इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो, विद दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर पास्ट 4-5 इयर्स आल्सो। बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वन मोर एग्जांपल आई गिव यू। अगर कोई आप देख लेना है, इफ देयर इज अ पर्सन हु हैज रिटन से 2 बार मेंस लिखा है या प्रीलिम्स 3 बार लिखा हुआ है, आप उसके पास एक क्वेश्चन लेके जाना कि मेरे को आप इसका आंसर लिख के दे दो। यू नो व्हाट ही विल डू? ही विल टेल यू इसमें आप ये लिख लेना, बट ही वोंट राइट। एंड द डिफरेंस एंड द प्रॉब्लम लाइज देयर that you have to write. There is no alternate, there is no excuse. So writing practice is something which is difficult only initially. जब आप स्टार्ट करते हो तब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। एंड इट्स लाइक रेलवे ट्रेन का इंजन है ना, जब ट्रेन के इंजन को स्टार्ट कर रहा होता है, इट्स अ गजलर ऑफ फ्यूल। इसमें बहुत ज्यादा डीजल या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है व्हेन दैट इंजन स्टार्ट्स। बट वंस इट्स ऑन द ट्रैक, फिर वो मोमेंटम मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। सेम गोज विद आंसर राइटिंग। जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो, ऐसा लगता है पता नहीं मैं आंसर लिखूंगा, बहुत बकवास आंसर होगा, मैं अपने किसी दोस्त को दिखाऊंगा, वो मेरे को जज करेगा कि तू इतना फालतू लिखता है, इस यूपीएससी कैसे क्लियर करेगा। टीचर को दिखाऊंगा, हो सकता है 10 में से 1 नंबर दे दे मुझे, बट दैट इज फाइन। इट इज फाइन टू राइट दैट क्रैप, इट इज फाइन टू राइट दैट नॉनसेंस, बिकॉज उसी से आप आगे बढ़ते जाओगे, उसी से आपकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जब आप एक्चुअल एग्जाम लिख रहे हो, उस टाइम पे योर राइटिंग वुड बी दैट गुड, राइटिंग वुड बी वेरी नाइस। सो इसमें कोई सेकंड थॉट लेना ही नहीं है कि आपकी जो आंसर राइटिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको करना ही करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस आंसर्स एज मच एज यू कैन। सेम अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, go and start write answers, open book answers लिखें, कोई दिक्कत नहीं है।
ओपन बुक, यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपने हिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, पॉलिटी का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप क्वेश्चन देखो और इनके आंसर बुक खोल के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन, इट विल आल्सो हेल्प यू। सो ट्राई डूइंग दिस। सिमिलरली मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट में मुझे पर्सनली आई थिंक सिंगल बिगेस्ट फैक्टर व्हिच हेल्प्ड मी इंप्रूव माय रैंक दैट वाज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आप जब आप लिखते हो, यू गेट टू नो कि आपको एक क्वेश्चन लिखने में कितना एफर्ट लगता है, कितना टाइम लगता है। बहुत सारा हम लोग बकवास लिखते हैं आंसर्स में, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। कैसे हम टू द पॉइंट आंसर लिखें, दैट कम्स विद दैट आंसर राइटिंग। तो अगर आपने प्रिपरेशन भी नहीं की है, पढ़ाई कंप्लीट, वो तो लास्ट दिन तक भी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, है ना। सो गो व्हेनेवर यू हैव टेस्ट, चाहे क्लासेस में हो या वेयरएवर यू आर टेकिंग देम, जाके कंप्लीट वो टेस्ट दे। जब आप वो टेस्ट दोगे, उससे फिर आपकी जो वीकनेसेस हैं, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है आपकी, यू गेट टू नो देम, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, एंड लास्ट पॉइंट अगेन, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, very important. You should read newspapers and make notes. As I told you, बहुत help करते हैं. Newspaper is one of the biggest sources of information for your exam. और newspaper को भी कैसे यूज करना है? It is to be used as a tool. जैसे टूल किट होता है ना, टूल किट। ये नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में आपने कोई चीज पढ़ी, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो चीज डायरेक्टली पूछी जाए। देखिए, जो चीजें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, उसमें वो चीजें आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, वो चीजें आप अपने एसेज में यूज कर सकते हो। जो आसपास में हो रहा है या जो चीजें आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, यू कैन मेक अ सेट ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन मेक अ सेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, सेट ऑफ रिपोर्ट्स। अब अलग अलग जो है टॉपिक वाइज उनको एक थोड़ा सा एक टूल बॉक्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। कल को जेंडर रिलेटेड कोई टॉपिक पे लिखना आए, आपने ऑलरेडी वो रिपोर्ट्स या वो एग्जांपल्स, यू शुड कीप देम, क्लब देम टुगेदर, कि उनको आप उसमें यूज कर सकते हो, राइट। सो इसको वो टूल बॉक्स की तरह यूज करना है। इसको ऐसे नहीं रखना है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा लेकिन न्यूज़पेपर से एक क्वेश्चन भी नहीं है, इट्स नेवर पॉसिबल। जो आप न्यूज़पेपर से, जो आप करंट अफेयर से पढ़ते हो, दैट इज द टूल, वो आपको यूज करना है आपके एसेज में। न्यूज़पेपर के बेसिस पे, करंट अफेयर्स के बेसिस पे जितना जबरदस्त एसे लिखा जा सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट सच एन एसे विद स्टैटिक और ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। इतने जबरदस्त भर के एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। Okay, so I think these were few things which I think are very important. What we'll do is maybe we can have a question answer session in a while, and I think that may be more useful to some of you. So अगर कोई question है वो आप थोड़ी देर में पूछ सकते हैं, and I would want to conclude this part here, and I'm really happy to see you all. My best wishes to all of you. My principle in life, अपने हाथ में कोशिश होती है। My father has been telling this to me ever since I was probably 3 or 4 of age. मेरे दिमाग में भी बैठ गया है कि अपने हाथ में कोशिश होती है, जो the result is in the hands of God. You don't know, but अपने at the end of this whole thing, at the end of this, इंसान के दिल में वो गिला नहीं होना चाहिए, है ना, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने थोड़ा सा और इसमें एफर्ट किया होता, मैंने थोड़ी सी और मेहनत की होती तो शायद मेरा हो गया। सो बी सेल्फलेस इन दिस, डोंट लीव एनी स्पेस फॉर रिग्रेट्स। आई एम श्योर यू विल ऑल डू वंडरफुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for being such an amazing pathfinder. And definitely, if we give our best shot, the best will get reflected back to us.